बेटा कौन है यहाँ पर? चौबे, चौबे, चौबे जी।
गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? गुड आफ्टरनून सर। ये मैं विंडो प्रोजेक्टर मोड ऑन किया हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, आज हम लोग जो है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन सेक्शन 3 की ओर बढ़ेंगे। जो बेसिक डिफिनेशंस था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो हम लोग ये जानेंगे कि एम्प्लॉयर्स के पास में दो तरीके की लायबिलिटी होती है। पहला तो तब होता है जब जो एम्प्लॉय होता है उसको किसी तरीके का पर्सनल इंजरी हो जाता है, माने वो इंजरी जो होता है वो पर्सनल इंजरी होती है, और वो तब होता है जब वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान रहता है। और दूसरा तब होता है जब किसी एम्प्लॉय को कोई डिसीज हो जाता है, मतलब एम्प्लॉय जो है दे एक्सपोज टू द डिसीज। लेकिन ये डिसीज जो होता है वो नॉर्मल किस्म का डिसीज नहीं होता है, ये ऑक्यूपेशनल नेचर का होता है। मतलब उस ऑक्यूपेशन से, जिस ऑक्यूपेशन से वो मतलब वो बिजनेस वो एम्प्लॉयर जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस ऑक्यूपेशन में काम करने के दौरान उस तरीके की डिसीज हो जाती है, और वो डिसीज जो है वो स्प्रेड हो जाती है, तो एम्प्लॉय जो है फिर उसके चपेट में आ जाता है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयर्स की जो लायबिलिटी है हम ये जानने का प्रयास करेंगे उस केस में जब किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है और वो इंजरी पर्सनल नेचर की होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी जो होती है विच इज गिवन इन द which is mentioned in the factory this mentioned in this workman compensation act is the liability for the injury which is personal in nature। अगर इंजरी जो है पर्सनल नेचर का नहीं है तो फिर वो इस एक्ट के तहत में वो कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है एम्प्लॉय को। तो इसी को हम डिटेल में समझने के प्रयास करेंगे। सेक्शन 3(1) कहता है कि इन केस ऑफ ए पर्सनल इंजरी इज काज्ड टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट arising out of and in course of employment, then employer is liable to pay compensation at the prescribed rate। मैंने क्या कहा, अगर कोई इंजरी है जो पर्सनल नेचर का है, किसी एम्प्लॉय को हो जाता है किसी एक्सीडेंट के द्वारा, और ये जो एक्सीडेंट है वो अराइजिंग आउट ऑफ हो और इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो, तब एम्प्लॉयर जो होगा वो लायबल होगा टू पे कंपनसेशन। और ये कंपनसेशन जो है जो उसको कि एम्प्लॉयर को देना होगा एम्प्लॉय को, उसका रेट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। इट मीन्स देयर इज ए रूल which govern by what rate the compensation is to be allowed। ठीक है, लेकिन सेक्शन 3(1) आपका यह भी कहता है कि द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन
except in the event of death of the injured employee if injury is directly attributable to any of the following। नहीं समझे? माने एम्प्लॉयर की किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं होगी कंपनसेशन को देने का अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, कैसा कोई ऐसा इंजरी नहीं हुआ हो जिसकी इंजरी के कारण किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो। ठीक है? इफ द इंजरी इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द फॉलोइंग, वो क्या है? द एम्प्लॉय हैविंग बीन एट ए टाइम ऑफ एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग। एम्प्लॉय जो है जब एक्सीडेंट हुआ उस दौरान वो किसी अल्कोहल के प्रभाव में था या किसी ड्रग्स के प्रभाव में था। अगर ऐसा हुआ है और एम्प्लॉय की अगर डेथ नहीं हुई है तो एम्प्लॉयर जो है लायबल नहीं होगा। भाई एम्प्लॉयर थोड़ी कहता है कि जो एम्प्लॉय है वो दारू पी करके या ड्रग के नशा में काम करे, लेकिन फिर भी अगर वो काम करता है, अगर उस काम करने के दौरान उसको किसी तरीके की क्षति हो जाती है, लेकिन उस क्षति का परिणाम ये नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर एम्प्लॉय लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर डेथ हो गई हो तो फिर लायबल हो जाएगा, ऐसा आपका ये एक्ट कहता है। दूसरा भी सरकमस्टांसेस है जिस सरकमस्टांसेस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा अगर डेथ काज नहीं हुआ हो। वो दूसरा सरकमस्टांसेस क्या है? द willful disobedience of the employee to an order expressly given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of the employee। अगर कोई रूल बनाया गया है, ठीक है, और वो रूल जो है वो एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन एम्प्लॉय ने क्या किया कि उस रूल को डिसोबीडियंस कर दिया, मतलब माना ही नहीं। वो मानना, उसका जो न मानना का कारण वो जानबूझ के नहीं माना, विलफुल लिखा हुआ है, माने इंटेंशन यहाँ है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द एम्प्लॉय टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन। या तो कोई रूल हो या कोई ऑर्डर हो, वो रूल और ऑर्डर जो है इस नेचर का था कि अगर उसको पालन किया जाता तो उससे सेफ्टी एम्प्लॉय की होती, पर किसी एम्प्लॉय ने जानबूझ करके उस ऑर्डर का या रूल का, वो रूल या ऑर्डर जो कि एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए बनाया गया था या आदेशित किया गया था, उसको नहीं माना, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होगी। हाँ, होगी तब अगर इससे कोई इंजरी जो हुई वो उसके कारण डेथ हो गया हो। तीसरा सरकमस्टांसेस कब जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं होगा, तो willful removal or disregard by the employee of any safety guard or other devices which he knew to have been provided for the purpose of securing the safety of the employee। भाई आप एम्प्लॉय मतलब फैक्ट्री में कोई खतरनाक काम कर रहे हैं, उस काम करने का नेचर ऐसा है कि अगर आप बिना किसी गार्ड के या कोई सी सेफ्टी डिवाइस से अगर आप काम करेंगे तो आपकी जान माल का खतरा हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है फिजिकली या आप डेथ हो सकता है ना। और वो गार्ड या डिवाइस एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया है आपको और इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आप इसको काम करेंगे, और ये चीजें जो हैं ये एम्प्लॉय की नॉलेज में भी है कि हाँ इस गार्ड को या डिवाइस को पहनना इस काम के लिए, इस काम को करने के लिए जरूरी है। लेकिन कोई एम्प्लॉय जो है अगर जानबूझ करके वो जो डिवाइस या गार्ड जो उसको प्रोवाइड कराई गई थी उसको नहीं पहनता है या फिर मैंने वो उसको उतार फेंकता है,
तो फिर एम्प्लॉयर इसके लिए लायबल नहीं होगा। हाँ, होगा तब जब इसके कारण डेथ हो गया हो। तो it is to be carefully observed that the employer is liable to pay compensation in the event of death caused by the accident, even if the accident could be attributed to the negligence on the part of the deceased। तो जैसा कि मैंने बताया, उसी की बात को मैं फिर से कह रहा हूं कि एम्प्लॉयर जो होगा वो अगर डेथ हो गया एम्प्लॉय की तो उसके लिए वो जवाबदेह होगा, उसको कंपनसेशन देना होगा। यहाँ तक कि तब भी जब जो डेथ हुआ है, डेथ का कारण जो है वो एम्प्लॉय का नेग्लिजेंस रहा हो। तो इन सेक्शन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या आपको समझ में आएगा, क्या निकल के आएगा? आपको यही समझ में आएगा कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होती है और वो लायबिलिटी जो होती है सरकमस्टांसेस पर निर्भर करती है। अगर वो सरकमस्टांसेस अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर एम्प्लॉयर लायबल होगा। वो कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं जो एम्प्लॉयर को लायबल बनाते हैं? तो पहला तो यही कि द एम्प्लॉय मस्ट हैव सस्टेन्ड द पर्सनल इंजरी। भाई अगर इंजरी ही नहीं हुआ हो तो काहे का कंपनसेशन, काहे का एम्प्लॉयर जो है लायबल होगा? तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है ना कि जो एम्प्लॉय है उसको पर्सनल इंजरी हुआ हो। और ये जो पर्सनल इंजरी है, सेकंड कंडीशन, इट मस्ट हैव काज्ड बाय एन एक्सीडेंट। ये किसी दुर्घटना से हुआ हो जो इंडस्ट्री में होती रहती है काम करने के दौरान, है ना? तो पर्सनल इंजरी मस्ट हैव बीन काज्ड बाय एन एक्सीडेंट। तीसरा कंडीशन क्या है कि द एक्सीडेंट मे हैव अराइजन आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ये जो तीसरा कंडीशन है इसमें दो बातें सम्मिलित हैं, ध्यान रखिएगा कि जो एक्सीडेंट है या तो वो अराइज आउट ऑफ हुआ हो, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ हो, या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ हो। ठीक है, तो ये अराइजिंग आउट ऑफ या अराइजिंग इन कोर्स ऑफ, ये दो के दोनों एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज हुआ है। द एक्सीडेंट में हैव अराइजन आउट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और नहीं है एंड है एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। और चौथा कंडीशन ये है कि द पर्सनल इंजरी काज टू द एम्प्लॉय मस्ट हैव रिजल्टेड ईदर इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय for a period exceeding 3 days, or it must have resulted in death of the employee। तो जो पर्सनल इंजरी हुई है एम्प्लॉय को, ठीक है, तो इसका परिणाम ये हुआ है कि एम्प्लॉय जो है वो पार्शियली डिसेबल हो गया हो या वो टोटली डिसेबल हो गया हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, है ना, या तो टोटल हो गया तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो पार्शियल डिसेबल हो गया हो तो ये जो पीरियड है उसकी डिसेबिलिटी का, वो कम से कम 3 दिन से ज्यादा का होना चाहिए। अगर 3 दिन से अगर ज्यादा का नहीं है, उससे कम है, तो अगेन द एम्प्लॉयर जो है वो बच निकलेगा। तो क्या निकल के आया? या तो एम्प्लॉय टोटली डिसेबल हो गया हो, या तो एम्प्लॉय जो है उस पर्सनल इंजरी के कारण जो है वो उसकी डेथ हो गई हो, या एम्प्लॉय जो है वो पार्शियली डिसेबल हुआ हो 3 दिन से अधिक दिन के लिए। ठीक है, तो पहला 3 जो है हम लोग समझते हैं, फिर बाद में हम डिसेबिलिटी वाली बात हम बाद में समझेंगे।
तो फर्स्ट 3 जो है उसमें से पहला क्या है, द एम्प्लॉय मस्ट हैव सस्टेन्ड द पर्सनल इंजरी। ठीक है, बढ़िया है, एक लाइन में आप तो ये कह दिए कि इंजरी मस्ट हैव बीन सस्टेन्ड पर्सनल इंजरी। सर इसमें समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि सर आप ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 3 में। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात यह है कि हम लोग जो लॉ है उसको बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं और कोर्ट का इसमें इंटरप्रिटेशन होता है, एक्सप्लेनेशंस होता है। तो जो एक्सप्रेशन है आपका पर्सनल इंजरी, आपके एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो पर्सनल इंजरी है, दिस इज द टर्म वाइडर देन बॉडीली इंजरी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, समझने वाली पहली बात यह है कि जो पर्सनल इंजरी जो है इट इज वाइडर देन बॉडीली इंजरी। शारीरिक क्षति से ज्यादा की बड़ा क्षति होता है पर्सनल इंजरी। एंड इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, फिजिकल इंजरी विच मे बी काज्ड बाय एन एक्सीडेंट arising out of and in course of in employment, ये तो होगा ही होगा पर्सनल इंजरी में। लेकिन इट आल्सो इंक्लूड मेंटल स्ट्रेन और मेंटल टेंशन और मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल डिसीज। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात पर्सनल इंजरी की करते हैं तो शारीरिक क्षति तो उसमें सम्मिलित होती ही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मानसिक क्षति भी सम्मिलित हो। मानसिक क्षति में मेंटल स्ट्रेन आ जाता है, टेंशन हो सकता है, मेंटल इलनेस आ सकती है, साइकोलॉजिकल डिसीज हो सकती है। शर्त यह है कि इस तरह की जो मानसिक दशाएं होती हैं, दे हैव अराइजन बाय एक्सीडेंट arising out of and in course of employment। कि कब हुई हो, एक्सीडेंट के द्वारा हुई हो, वो एक्सीडेंट arising out of and in course of employment। आएंगे हम एक एक करके आएंगे, हम आपको बताएंगे कि arising out of का मतलब क्या होता है और in course of employment का क्या मतलब होता है। पर्सनल इंजरी इंक्लूड एनी हार्मफुल चेंज इन द बॉडी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बदलाव आ गया हो आपके शरीर में जो कि आपके लिए हानिकारक हो, तो भी ये पर्सनल इंजरी है। इट नीड नॉट इन्वॉल्व साइकोलॉजिक, इट इट नॉट इन्वॉल्व फिजिकल ट्रॉमा। जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि इसके कारण फिजिकल ट्रॉमा आया हो, बट इट में इंक्लूड सच इंजरीज एज डिसीज, सन स्ट्रोक, नर्वस कोलैप्स, ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस, हिस्टेरिकल पैरालिसिस एंड न्यूरोस्थेनिया। अब देख रहे हैं ना किस 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 का नाम मैं बोल रहा हूं और क्या क्या नाम आप देख रहे हैं, बताइए ना इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि आपको फिजिकल नेचर का है। सन स्ट्रोक है ना, लू लग गया हो, नर्वस कोलैप्स हो गया हो, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया, ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस हो गया हो, हिस्टीरिया हो गया हो, हिस्टीरिया के कारण जो पैरालिसिस होता है उसके तरह हो गया हो, न्यूरोस्थेनिया हो गया हो, तो भी ये आपका पर्सनल इंजरी है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इंजरी विच रिड्यूस द कैपेसिटी टू अर्न, जो आपकी क्षमता कमाने की होती है, अगर कम हो जाती है इंजरी के कारण, तो ये पर्सनल इंजरी होती है। फिर चाहे ये फिजिकल नेचर का इंजरी हो या अन्यथा कोई और नेचर का हो। तो पर्सनल इंजरी तो आपको समझ में आ गया। दूसरे कंडीशंस था जो मैं आपको बताया था कि जो पर्सनल इंजरी है मस्ट हैव बीन काज्ड बाय एन एक्सीडेंट। इसको समझते हैं, जो एक्सीडेंट है, क्या ये टर्म डिफाइन किया गया है आपके एक्ट में?
अगेन आप पाएंगे कि नहीं साहब, ये एक्ट में एक्सीडेंट को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका सामान्य मतलब ये होता है कि सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपनिंग विदाउट डिजाइन। आप उम्मीद नहीं किए थे, आपने सोचा नहीं था, आपने कोई डिजाइन नहीं किया था, आपने कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन हो गया यकायक, अनएक्सपेक्टेड। अगर हुआ तो आप इसको ऐसी घटनाओं को आप कहते हैं कि ये एक्सीडेंट है। इवन इफ इट इज फाउंड दैट देयर वाज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कमैन कंसर्न, तो नेग्लिजेंस को समझने के लिए ये जरूरी नहीं है, ये एक्सीडेंट को समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम एक्सीडेंट को वर्कमैन के नेग्लिजेंस से जोड़ के देखें। चाहे वो नेग्लिजेंट रहा हो, चाहे वो नेग्लिजेंट नहीं रहा हो, या सचेत रहा हो, लेकिन अगर कोई घटना हुई विदाउट प्लान एंड विदाउट डिजाइन, अनएक्सपेक्टेड, you can say it an accident. If the work in which the workman is engaged is within his employment, the question of the negligence, चाहे वो ग्रेट हो चाहे वो स्मॉल हो, कोई माने नहीं रखता। तीसरा कंडीशंस मैंने आपको बताया कि जो एक्सीडेंट है इट मस्ट हैव अराइजन आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल ये होता है कि अराइजिंग आउट ऑफ क्या है सर, और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये क्या है? एंड आई वुड लाइक टू से टू यू दैट the term arising out of and in the course of employment, these terms have to be proved, है ना, have proved to be more controversial condition in determining the claim for compensation of the work injuries। ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस रहा है और बड़ा कंट्रोवर्शियल कंडीशंस रहा है, ये अभिनिश्चित करने के लिए कि किसी तरीके का कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉयर लायबल है या नहीं। मतलब ये बहुत सेंसिटिव टर्म है, और लेकिन ये दो के दोनों टर्म को अगर आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन पाना है तो इसको साबित करना होगा। जो पहला वाला आप देख रहे हैं अराइजिंग आउट ऑफ, ये क्या है? This refers to casual connection between the accident of the employment, ठीक है, और जो दूसरा वाला है in course of employment, this refers to time of the occurrence of the accident। पहला क्या रेफर करता है? पहला यह रेफर करता है कि एम्प्लॉयमेंट और एक्सीडेंट के बीच में किसी तरीके की कैजुअल कनेक्शन है। एम्प्लॉयमेंट में हम थे इसीलिए यह घटना हुई, अगर हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहे होते तो यह घटना नहीं होती। तो वन इज द काज एंड सेकंड इज द इफेक्ट। सो ड्यू टू द काज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दिस एक्सीडेंट हैपन। ये कैजुअल कनेक्शन, इसको हम रेफर करते हैं टर्म अराइजिंग आउट ऑफ से। और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको टाइम ऑफ द, इट रेफर्स टू टाइम ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। माने ये रेफर करता है कि एक्सीडेंट कब हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, शाम को हुआ, सवेरे हुआ, 2 बजे हुआ, लंच में हुआ, लंच ब्रेक के बाद हुआ, कब हुआ। तो ये सेकंड, टेकिंग द सेकंड कंडीशंस दैट, तो हम इसमें से पहला ले लेते हैं, दूसरा वाला लेते हैं। सबसे पहले अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं।
एक एक करके समझेंगे। राइजिंग आउट ऑफ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पहला वाला हम समझ, दूसरा वाला हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हम समझें कि कोई एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देयर आर 2 और 3 सर्कमस्टांसेस, 2 या 3 परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां पर कि ये डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रूफ करना कि कोई एक्सीडेंट क्या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है। उसमें से कौन से कंडीशंस हैं? द सर्कमस्टांसेस related relate mainly to interruptions in the course of employment. Second, the gap between arriving time and scheduled time for the commencement of the work, and also between the departure time and the scheduled time for ending the work, and the time spent in the traveling to and from work. ये 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिस परिस्थिति में ये डिफाइन कर देना बहुत मुश्किल होता है, ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई घटना अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है या नहीं। इसमें से पहला तो ये है कि इंटरप्शंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने के दौरान कोई इंटरप्शन हो गया हो। एग्जाम्पल के लिए पावर फेलियर। दूसरा परिस्थिति, जिस परिस्थिति में यह डिटरमाइन करना कठिन हो जाता है, वो क्या कि द गैप बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। आप कब आए और कब आपका काम करने का जो समय है वो शुरू हो जाता है। वो समय जिस समय आप काम करने के लिए वो समय जिस समय आपको काम करना है, माने शेड्यूल्ड टाइम। आप आ गए, आपका आने का टाइम 9 बजे है, काम माने मशीन को ऑन करने का काम शुरू होता है 9:30 बजे। तो जो गैप है आधे घंटे का आपके आने का और मशीन को स्टार्ट करने का, माने आधे घंटे का जो गैप, मैं उस गैप की बात कर रहा हूं। उस गैप के दौरान अगर कोई घटना हो गई तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है डिटरमाइन करना कि क्या कोई घटना इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वो गैप आने का और शेड्यूल टाइम का हो सकता है, या ये गैप हो सकता है आपका जाने का समय और आपका शेड्यूल टाइम फॉर एंडिंग द वर्क। समय है 5 बजे, 5 बजे आपको जाना होता है, लेकिन आप जा कर रहे हैं, आप 5:30 बजे जा रहे हैं, तो मामला फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? भाई साहब, आप उस दौरान मान लीजिए घटना हो गई, तो आप कहेंगे कि साहब ये घटना उस दौरान हुई है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है। तो मैनेजर कहेगा कि कैसे कह रहे हैं, 5 बजे तो आपका काम, आपका शेड्यूल था आपका 5 बजे तक, आप 5:30 बजे क्या कर रहे थे बताइए? तो बताना मुश्किल हो जाता है ना। इट इज डिफिकल्ट फॉर द एम्प्लॉय टू प्रूव दैट यस he was at that time engaged in operating that machine. और तीसरा परिस्थिति तब बनती है जब कोई घटना हुई हो ऐसे समय में जो ट्रैवलिंग करने के दौरान, माने टाइम स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क। ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क इस दौरान हो गई, मतलब जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं लेकिन काम पर हो रहे होते हैं, वो ट्रेवल भी आपका
आपके काम के वर्क शेड्यूल में आता है, क्योंकि आप पर्सनली तो कर नहीं रहे हैं, आप ऑफिस से काम से कर रहे हैं, और उस दौरान मान लीजिए कुछ हो जाए तो क्वेश्चन एराइजेस वेदर, ऐसी परिस्थितियों में जो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कोई एक्सीडेंट ऑकरिंग अंडर द 3 सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अबव can be said to be arising out in the course of employment or not? क्या कोई एक्सीडेंट जो उपरोक्त बताई हुई 3 परिस्थितियों में हुई हो, कहा जा सकता है कि ये एक वो एक्सीडेंट है जो कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, या नहीं कहा जा सकता? प्रश्न ये है। तो व्यूअर्स, जब ऐसे 3 परिस्थितियों में ये डिटरमाइन करना हो, तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, वो ये कि इफ ड्यूरिंग दिस पीरियड the employee concerned is acting under the order of its employer or his agent and meet with the accident is said to be arising in course of employment. यदि इन 3 परिस्थितियों में जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है एम्प्लॉयर के आदेश से या उसके एजेंट के आदेश से, और तब वो घटना हो जाती है उसके साथ, तो एक्सीडेंट है, जो एक्सीडेंट हुआ इसको आप आराम से कह सकते हैं बिना किसी परेशानी के कि हाँ, ये जो एक्सीडेंट है ये इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन क्या स्थिति होगी जब इस तरह का कोई आदेश नहीं है और एम्प्लॉय जो है वो अपनी मर्जी से काम कर रहा होता है? तो इन सामान्यता, in general, the period of temporary interruption of the employment during the contracted hour are not included. टेम्पोररी इंटरप्शंस है एम्प्लॉयमेंट के दौरान उस आवर के लिए जिस आवर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुई है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि उस आवर में वो काम करेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड आवर कह रहे हैं। और उसमें अगर टेम्पोररी इंटरप्शंस हुई है तो वो पीरियड ऑफ टेम्पोररी इंटरप्शन जो है वो शामिल नहीं होता है। लेकिन हाँ, होता है एक्सेप्ट in cases where the interruption was reasonably necessary or incidental to the employment. जब वो इंटरप्शंस है, वो इंटरप्शंस इस तरीके से है कि वो रीजनेबल है, वो तार्किक है। अगर वो रीजनेबल नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट का एक इंसिडेंटल पार्ट है। माने वो जो एक्सीडेंट हुई, वो इंसिडेंट जो है, दैट इंसिडेंट वो जो इंटरप्शन वो जो इंटरप्शन है, दैट इंटरप्शन इज इंसिडेंटल टू द प्रॉब्लम, माने उसी से जुड़ा हुआ है। इफ एन एम्प्लॉय हैज ब्रोकन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर देयर ओन पर्पज, कोई एम्प्लॉय है काम को रोक दिया, क्यों रोक दिया? क्योंकि उसको कुछ काम करना है जो कि उसी के मतलब का है, और फिर उसको इंजरी हो जाता है इस दौरान, उस ब्रोकन ऑफ पीरियड के दौरान, तो द एक्सीडेंट है इट डज नॉट अराइज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप आराम से कह सकते हैं कि नहीं, आप कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्सीडेंट है, these are not arising in course of employment. The interval for recognized break in the employment, like rest, pause, or meal time, are covered in the course of the employment if the employee remain in the employer's office.
अगर एम्प्लॉय जो है अपने मर्जी से काम रोका अपने पर्सनल काम करने के लिए और उस दौरान अगर उसको साथ में कोई घटना हो गया तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, नहीं समझा जाएगा कि ये जो एक्सीडेंट है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है। लेकिन ये कि जब इंटरवल होता है, ठीक है, या कोई काम करने जैसे मशीन गर्म हो जाती है, ठीक है, मशीन गर्म हो जाती है तो हर 1 घंटे के बाद में मशीन बंद करने का ऑर्डर है जिसको कि पालन करना होता है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए। तो उस है ना, तो वो 5 से 10 मिनट का जो समय जो होता है जिस मशीन में बंद कर दिया जाने का, अगर वो शेड्यूल्ड है, उस दौरान अगर वो घटना हुई हो या लंच ब्रेक के दौरान हुई हो तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। शर्त ये है कि वो एम्प्लॉयर के जहां एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, वो प्रीमाइजेस में था। If an employee arrive at his work within a reasonable time for starting the work, the interval is in the course of employment. एम्प्लॉय है अपने काम को शुरू करने के लिए एक रीजनेबल समय में आ जाता है, तो वो जो इंटरवल जो मैंने बात कर रहा था कि अराइवल टाइम एंड शेड्यूल टाइम के बीच में जो गैप है ना, वो गैप नहीं समझा जाएगा कि कुछ इस तरीके का है कि वो अराइजल इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मान लिया जाएगा कि हाँ वो अराइजल इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बशर्ते कि वो जो गैप है वो रीजनेबल होना चाहिए। So long as they are not on the part of the employer's premises which they have to pass through to reach work. So long as they are the part of the employer's premises which they have to pass through to reach the work. ठीक है, सपोज करो कि अंगूठा या दस्तखत करना होता है, आप जैसे ही प्रीमाइसेस में घुसते हैं एम्प्लॉयर के, तो वहां वॉचमैन है, गेटमैन है, वहां पर 9 बजे आपको अंगूठा लगाना है, ठीक है, और 9:10 पर काम कर देना शुरू हो जाना होता था। शेड्यूल टाइम आपका 9:10 होता है। लेकिन जहां मशीन रखी हुई है, जहां पर आपको काम करना है, वो वहां से 3.5 किलोमीटर दूर है। मतलब अंदर आने के बावजूद भी किसी साधन के साथ में या पैदल चल के हमको उस जगह पे पहुंचना होगा, जो कि पहुंचते पहुंचते में आधा घंटा लग जाता है। तो भाई उसकी गलती क्या है? ये तो जो गैप है, ये गैप उसके पार्ट से नहीं है, एम्प्लॉय के पार्ट से नहीं है। वो गैप जो है वो एक्चुअली में एम्प्लॉयर के पार्ट से है। वो मशीन ही इतना दूर रखा है कि साहब हमको वहां पहुंचते पहुंचते में आधा घंटा दूर लग जाएगा, आधा घंटा लग जाता है। अगर शेड्यूल टाइम 9:10 पर है, कोई 9 बजे वो आ गया और 9:05 पर कोई घटना हो गई, तो इसके ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगाया जा सकता कि अगर साहब मशीन तो 9:10 पर शुरू होता है, ये 9:05 पर आ गए हैं, इसका मतलब ये मशीन पर का वर्क इनका शुरू ही नहीं हुआ था। शुरू हो चुका था, बीच में कोई घटना हो गई, उसके पार्ट से वो गलती नहीं है। Similarly, if the employee comes to the place of the work before the contracted time for starting the work to prepare or equip them for the job, the interval is included in the course of the employment. ऐसा भी होता है कि 9:30 बजे से काम शुरू करना होता है, कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो 9 बजे ही आ जाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मशीन को उस चालू करने के पहले उसको ठीक ठाक प्रिपेयर उसको
करते हैं, ठीक ठाक चेक करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, ताकि समय से मशीन शुरू हो जाए, या फिर 5 मिनट 10 मिनट पहले अगर वो शुरू हो जाए तो मान लिया जाएगा कि हाँ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगेन, the interval involved in leaving the premises after the contracted time of the finishing the work is included in the course of employment। ये जो इंटरवल है, it involved in leaving the premises after the contracted time of the finishing the work is included in the course of employment if the worker leave by the usual route and does not loiter। जो सामान्य रूट है उसी सामान्य रूट से वो आता है, जाता है, और ये सामान्यतः इतना समय लगता ही है उसको प्रीमाइस से बाहर निकल जाने में। काम हालांकि वो बंद कर चुका था। तो पीरियड ऑफ ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम द वर्क आर नॉर्मली नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वह समय जिस समय आप घर से निकलते हैं काम के लिए, या काम से छोड़ करके आप घर के लिए जाते हैं, ये का जो पीरियड होता है ये सामान्यतः इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पीरियड में नहीं होता है शामिल। लेकिन ये जो रूल है, दिस रूल इज सब्जेक्ट टू द थ्योरी ऑफ द नोशनल एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइजेस। ये जो रूल है, दिस रूल आर सब्जेक्टेड टू द थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइजेस। माने इस रूल का एक अपवाद है। अपवाद क्या है? नोशनल एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइजेस, so as to include an area which the workman passes and repasses in and going to and leaving the actual work of place of the work। जब कोई वर्कमैन है, he is on the public road or public place or public transport, he is there as any other member of the public and is not there in course of the employment unless the very nature of his employment make it necessary for him to be there। जब तक से ना कि उसका एम्प्लॉयमेंट का नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसे स्थान पर हो या ऐसे साधन पर हो जो कि पब्लिक नेचर का हो, तो वो नहीं माना जाएगा कि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। The theory of the national extensions of the employer's premises, this apply only in case where the convenience facility is provided to the workman by the employer। तो ये जो एक्सेप्शन की दशा है, जिस एक्सेप्शन की दशा को हम कहते हैं कि नोशनल एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइजेस, ये अप्लाई तभी करता है जहां पर कि एम्प्लॉय को कोई कन्वीनियंस फैसिलिटी जो है वो दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, और जो वर्कमैन होता है, माने एम्प्लॉय होता है, ये अंडर ए ड्यूटी टू अवेल, उसके ऊपर में बाध्यता होती है कि वो उस फैसिलिटी को अवेल करे इन व्यू ऑफ द टर्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विसेज। नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं, आप इसी गाड़ी से आएंगे, ठीक है साहब, यही सर्विस कंडीशन है, आप इसी गाड़ी से आएंगे, इसी गाड़ी से जाएंगे, या आपको कहीं जाना होगा आप यही गाड़ी लेके जाएंगे। तो एम्प्लॉय की तो मर्जी से हुआ नहीं है, ये किसके मर्जी से हो रहा है? ये एम्प्लॉयर के मर्जी से हो रहा है। तो ये थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। अगर थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन नहीं होता तो फिर वो समय, जिस समय प्रीमाइस से अपने घर से ऑफिस जाना हो या उसका वाइस वर्सा, ऐसे पीरियड के लिए जो है आप नहीं समझा जाएगा कि वो जो घटना हुई इस दौरान वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है। लेकिन चूंकि नो थ्योरी ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट अप्लाई हो रही है, इसलिए यहां पर जो है एम्प्लॉयर लायबल होगा
If the transport facility provided by the employer is only means of the convenience, then it may not be expressly provided in the contract of the services, because that situation it may be that implied term of the contract of the services to avail it necessary. तो ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, केवल वही एकमात्र साधन है, तो तब ये जरूरी नहीं है कि इसका ब्यौरा जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में हो ही। नहीं भी है कोई बात नहीं, मान लिया जाएगा कि हाँ एम्प्लॉय जो है उस कन्वीनियंस को अवेल करने के लिए बाध्य है। अब क्या मतलब होता है एराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि क्या आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर पर्सनल इंजरी का अपोजिट क्या होगा, मतलब कोई एक एग्जांपल देके बताइए ना जो पर्सनल इंजरी ना हो। मैंने क्या बताया कि पर्सनल इंजरी में मतलब क्या शामिल होता है। पर्सनल इंजरी में आपके जो शारीरिक क्षति है और शारीरिक क्षति के साथ साथ मानसिक क्षति, जैसे मेंटल ट्रॉमा, मेंटल साइकोलॉजी माने पैरालिसिस है ना, हिस्टोरिया, ये सब आपके माने उसमें आ जाते हैं, इंजरी में आ जाता है पर्सनल नेचर का। और मैंने आपको ये बताया कि पर्सनल का मतलब फिर क्या है, उसका अपोजिट आप जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय हिमसेल्फ। उसका अगर अपोजिट लेना चाहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि साहब हमारे घर में मेरी पत्नी को एक्सीडेंट हो गया है, उसके हाथ पैर टूट गए हैं, उसके लिए हमको कंपनसेशन दे दीजिए, तो ये पर्सनल नहीं हुआ। ओके सर, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ठीक है। आप एक सेकेंड मैं मार्क कर लूं आपका अटेंडेंस। सर इसके अलावा और कौन कौन से एक्ट है जो हम लोग को पढ़ने हैं? 1-2 ठो एक्ट है, वो छोटे छोटे एक्ट है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। ये भी है 1-2 दिन में, 1-2-3 लेक्चर में मैक्सिमम भी खत्म हो जाएगा। सर हम इसीलिए लोग का मैं एग्जाम निश्चिंत फेब में होगा क्या? 10 फरवरी फरवरी में एग्जाम है? 10 फरवरी को एग्जाम लेने के लिए आतुर है आपके सीओई साहब, है ना। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ये प्लान है कि ये एग्जाम खत्म करने के साथ साथ में 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर में वो फिर आगे का सेशन शुरू करा करके जुलाई तक में ये सेशन मेकअप कर देंगे। जो हम लोग लेट जा रहे हैं इसको मेकअप करने का इनके दिमाग में प्लान है। आगे देखो क्या होता है, आई डोंट नो। सर न्यू सेशन मींस ऑफलाइन क्लासेस? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ही मान के चलो। और ये हो सकता है कि जब न्यू सेशन आएगा उसके एग्जाम आते आते तक ये हो सकता है कि एग्जाम जो है वो फिजिकली करा दे। अगर वो एग्जाम फिजिकली करा देते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं अदरवाइज क्या है कि एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर में, एडमिशन की भी कराने की जिम्मेदारी एचओडी के ऊपर में है ना। तो योर एचओडी इज ऑलरेडी फुल टाइम एंगेज्ड, so at present he is the busiest person in this university, है ना। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, लीव। थैंक यू सर।